नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं बेशर्म बहू का 7वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुबह की नई किरण अपने साथ नया दिन और नई ताजगी की तरह सुनैना के सामने खड़ी थी, पर सुनैना की आंखों में अपनी बच्ची को खो देने का गम बहुत ज्यादा था, जो पूरी रात रोने से उसकी सूजी हुई आंखों से साफ दिख रहा था। तभी सुनैना के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया और जब सुनैना ने पलट करके देखा तो वो हाथ रंभा का था। सुनैना को थोड़ी उम्मीद हुई कि शायद रंभा उसकी कोई मदद कर सके, पर जिसने ही पूरी आग लगाई ही वो भला उस आग में पानी का काम क्यों डालेगा। पर इस बात से अनजान सुनैना रंभा के गले लग करके जोर जोर से रोने लगी और उससे कहने लगी कि दीदी, आप मेरी कोई मदद कर दीजिए। आप भी तो एक लड़का और एक लड़की की माँ हैं। फिर आप बताइए कि कोई माँ अपने बच्चों में फर्क कैसे कर सकती है। सुनैना की ये पीड़ा देख करके रंभा की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आई, बल्कि उसने तो सुनैना को और भी ज्यादा डरा दिया कि वैसे सुनैना, मेरी बात मानो तो तुम्हें अपने पति की बात सुननी चाहिए, क्योंकि औलाद भी पति से होती है, औलाद से पति नहीं। और तुम तो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हो। कहीं तुमने उनकी बात ना मान करके ये बच्ची ना गिरवाई तो वो कहीं तुम्हें छोड़ करके दूसरी शादी ना कर लें, तब क्या करोगी तुम। और वैसे भी तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पति ने तुम्हें एक औलाद तो बेटी रखने दी है ना, उसमें तो कोई जांच नहीं करवाई। और फिर तुम भी तो जानती हो कि आजकल महंगाई कितनी है, एक औलाद पालना ही कितना मुश्किल है। फिर ऊपर से लड़की, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी का खर्चा, ऊपर से दहेज। अरे एक बेचारा आदमी कैसे इतना खर्चा उठा पाएगा। और बच्चा गिराना तो आजकल आम बात है। इसलिए मेरी मानो तो चुपचाप जा करके अपनी सास के साथ इस बच्ची को गिरवा दो, इसी में तुम्हारी और इस घर की भलाई है। और फिर इतना कह करके रंभा वहां से चली गई। अब सुनैना के बच्चा पैदा करने से लेकर के उसके बच्चा गिराने तक की प्रक्रिया में रंभा का क्या फायदा था, ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुनैना मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। और फिर जिस तरह से रंभा ने उसे समझाया था तो उसे भी रंभा की बात सही लगी और वो भी बच्चा गिरवाने के लिए मान गई। वो जल्दी ही उठ करके नहा धो करके अपनी सास के साथ अस्पताल चलने के लिए हाँ बोल दी, जिसके बाद निर्मला जी को तो बड़ी शांति मिली और डॉक्टर से फोन पर बात करके वो निर्मला को लेकर के अस्पताल भी पहुंच गई। पर अभी भी सुनैना का मन इस फैसले को नहीं मान रहा था और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही थी, जिसे सुनैना इधर उधर देख करके सबसे छिपा करके पूछ रही थी। तभी डॉक्टर ने सुनैना का चेकअप किया और उसने सुनैना की सूजी हुई आंखें देख करके सुनैना से पूछा कि क्या तुम अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करवाना चाहती हो या तुम पर किसी का दबाव है। तभी सुनैना ने अपनी सास की तरफ देखा और निर्मला जी ने सुनैना को घूर करके देखा। फिर सुनैना ने बात संभालते हुए कहा कि भला कौन माँ अपनी औलाद को मारने की मर्जी रखेगी, पर औलाद जब बार बार बेटी हो तो फिर उसे मारना ही पड़ता है, एक बेटे के लिए। और फिर सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अपनी प्रोसेस चालू कर सकती हैं, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ ही देर में सुनैना का अबॉर्शन भी हो गया और उसे 1-2 दिन बाद अस्पताल से घर में शिफ्ट कर दिया गया। सुनैना के रूम में कोई भी उसका हाल चाल या उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं, फिर उसकी बेटी सनाया कैसी है ये जानने कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि अबॉर्शन के बाद सुनैना शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी और मानसिक तो वो अपनी बच्ची को खो करके ही हो चुके थे।
बस एक पूरे घर में दादी को सुनैना की चिंता थी, पर उम्र ज्यादा होने की वजह से वो सुनैना के रूम तक सीढ़ियां चढ़ करके नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने रंभा से कह करके सनाया को अपने पास कमरे में बुला लिया था, जिससे वो सुनैना की तो नहीं पर सनाया की तो देखभाल कर ही सकती थी। सुनैना अब पूरे टाइम बिस्तर पर अकेले ही लेटी रहती थी। ना उसे कोई खाना पूछने वाला था और ना ही पानी। उसे अब रह रह करके संजू की बहुत याद आ रही थी कि आखिरी बार जब सुनैना को सिर्फ बुखार ही आया था तब संजू ने उसका कितना ध्यान रखा था, और आज जब सुनैना में आधी जान ही बची है तो संजू उसे देखने तक के लिए भी उसके पास नहीं है। संजू जब घर से अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गया था तब सुनैना का दूसरा महीना पूरा हो चुका था। तो सब और खुद सुनैना भी अपना बहुत ध्यान रख रही थी, इसलिए संजू भी अपने भविष्य को बनाने के लिए चला गया, क्योंकि उसे आज बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और उसका बड़ा भाई इतने नीचे तक गिर सकते हैं, वरना वो सुनैना को कभी इस हालत में छोड़ करके नहीं जाता। पर संजू भी बेचारा क्या कर सकता था जब सुनैना ही कुछ नहीं करना चाहती थी। सुनैना को अब घर आए 10 दिन हो चुके थे और वो हर दिन बस संजू के वापस लौट आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि संतोष से तो कोई उम्मीद नहीं थी। सुनैना को वो हर बार की तरह रूम में हो करके भी नहीं होता था। पर एक दिन अचानक से संजू का फोन उसके घर पर आया और वो फोन रंभा ने उठा लिया, और फिर उससे संजू ने कहा। उसका फायदा रंभा ने खूब उठाया और ये खबर सबसे पहले रंभा ने भी जा करके सुनैना को बताया, जिसे सुन करके टूटी हुई सुनैना और भी ज्यादा टूट गई। रंभा भाग करके सुनैना के कमरे में आई और सुनैना के पास आ करके जोर जोर से सुनैना को आवाज लगाने लगी। तभी सुनैना की नींद खुली और सुनैना ने रंभा से पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप ऐसे हाँफ क्यों रही हैं। तभी रंभा ने बस संजू, ओ संजू, संजू का नाम सुन करके सुनैना के चेहरे पर भी रौनकता लौट आई और उसको लगा कि शायद संजू लौट करके घर आ गया, और इसलिए सुनैना ने खुश होते हुए रंभा से पूछा कि संजू क्या दीदी, संजू वापस आ गया है क्या। तभी रंभा ने अपनी चाल चलते हुए कहा कि संजू अब 1 साल तक घर नहीं आएगा। और ये सुन करके सुनैना के चेहरे की खुशी धीरे धीरे पता नहीं कहां आंसुओं के बीच खो गई। फिर रंभा ने कहा कि वो अभी संजू का फोन आया था कि वो जिस जॉब इंटरव्यू के लिए गया था वहां उसे जॉब मिल गई है और उसे अब 1 साल की ट्रेनिंग के लिए वहीं रहना होगा, और अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब वो वापस लौट करके घर आएगा। और फिर रंभा जले में नमक छिड़क करके वहां से चली गई। सुनैना संजू की 1 साल तक के लिए घर न आने की खबर सुन करके जैसे जीते जी मर गई हो। एक तो वैसे भी वो अकेले बहुत कुछ सह रही थी, ऊपर से अब संजू भी उसके पास नहीं था, और ये सोच करके सुनैना और भी ज्यादा दुखी हो गई। दिन बीतने लगे और अब सुनैना के अबार्सन को 2 महीना हो चुका था, और अब सुनैना धीरे धीरे ठीक हो रही थी, और अब वो धीरे धीरे अपना और अपनी बेटी सनाया का ध्यान खुद रख सकती थी। पर सुनैना की बीमारी का फायदा रंभा ने खूब उठाया। निर्मला जी को सुनैना के लिए कान भरती रही, और जिसका नतीजा बहुत जल्द ही सुनैना के सामने आने वाला था। सुनैना को अब संजू का इंतजार करते करते 8 महीना बीत चुके थे, और अब वो पूरी तरह से तो नहीं पर बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी, और अब वो घर के काम भी करने लगी थी। एक दिन सुनैना को संजू की बहुत याद आ रही थी, और वो अपने कमरे में बैठ करके आंखें बंद करके बस संजू के बारे में सोच रही थी, और अपने मन में बार बार ये सवाल कर रही थी कि संजू तुम कब वापस आओगे, और अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, बस जल्दी आ जाओ अपनी नैना के पास। और तभी अचानक से सुनैना के रूम का दरवाजा खुला और वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आ गई। उसने देखा तो संतोष था। फिर सुनैना उठ करके खुद को समेट करके एक कोने में बैठ गई। संतोष पहले तो अपने कमरे में इधर उधर करता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद वो सुनैना के पास आ गया
और उसने सुनैना को अपनी ओर खींचा और एक बार फिर से उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। सुनैना ने ये देख करके बहुत हैरान हुई कि अभी कुछ महीना पहले ही तो उसका अबार्सन हुआ है और अभी दोबारा से ये सब उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और फिर वो अभी दूसरा बच्चे के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, वो अभी बहुत कमजोर है। और यही सब बात उसने संतोष से भी कही, पर संतोष के कानों में एक जूं तक ना रेंगी और वो अपनी मनमानी करता रहा। सुनैना समझ गई कि संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और फिर 1 महीने बाद फिर घर वालों को ये खुशखबरी मिली कि सुनैना एक बार फिर से मां बनने वाली है। पर इस बार सुनैना को इस खबर से खुशी कम डर ज्यादा था कि कहीं अगर फिर से उसके पेट में बच्ची हुई तो मेरी सास और मेरा पति फिर कहीं ना उस मासूम की जान ले लें। पर 3 महीनों के लिए एक बार फिर से सुनैना को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया। पर 3 महीनों तक फिर से एक बार सुनैना का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, और वो दिन भी आ गया जब सुनैना की सास निर्मला जी ने सुनैना का चेकअप को बोल करके अस्पताल चलने के लिए कहा। सुनैना समझ गई कि उसकी सास उसे क्यों अस्पताल लेकर के जाना चाहती हैं, पर वो कुछ नहीं बोली। बस अस्पताल जाने से पहले एक बार भगवान के चरणों में माथा टेकने चली गई और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि हे प्रभु, बस इस बार वो मत होने देना जो आखिरी बार मेरी बच्ची के साथ हुआ। मैं ये खुद अब और नहीं सह सकती, मुझ पर दया करो प्रभु, मेरी मदद करो। और फिर सुनैना एक बार अपनी सास के साथ अस्पताल चेकअप के लिए जा पहुंची, और फिर वही हुआ जिसका सुनैना को डर था। एक बार फिर उसके पेट में लड़का नहीं लड़की थी, और इस बार तो घर में तहलका मच गया। और ये बात जब संतोष के सामने आई तब तो जैसे घर में तूफान ही आ गया। और अब रंभा ने भी मौके का फायदा उठा करके निर्मला जी के कान भर दिए कि सुनैना कभी भी इस घर को वारिस नहीं दे पाएगी, वो सिर्फ एक लड़की को ही पैदा कर सकती है, इसलिए अब आपको संतोष भैया की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। सुनैना को बार बार लड़की होने की वजह से निर्मला जी को भी रंभा की बात सही लगी, और उन्होंने संतोष के कान भर दिए। और फिर संतोष ने अपना काम कर दिया। उसने पहले तो अपनी माँ को सीधा सीधा कहा कि कल ही जा करके इस औरत को दोबारा अबार्सन करवाया जाए, और फिर जैसे ही ये ठीक हो जाए इसे इसके मायके भेज दिया जाए, और 1 से 2 महीने के अंदर इसके पास तलाक के कागज पहुंच जाएंगे, और फिर से अपने लिए एक लड़का और इस घर को वारिस देने वाली लाऊंगा। और इतना कह करके संतोष वहां से चला गया। बेचारी सुनैना ये सब अपने साथ होता देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, और खुद को कमरे में बंद करके बस संजू संजू कह करके रोने लगी। आज सुनैना को संजू की इतनी याद आ रही थी कि शायद आज संजू उसके साथ होता तो सुनैना उसके साथ ये घर छोड़ करके खुद ही चली जाती। पर अफसोस आज सुनैना के साथ संजू नहीं था, और इन बातों से बेखबर संजू अपनी नौकरी में व्यस्त था। हालांकि संजू को अब सुनैना की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि संजू के हिसाब से सुनैना के पहले बच्चे की डिलीवरी का समय होने चला था, और संजू को चिंता थी कि पता नहीं सुनैना के लड़का होगा या लड़की। इसलिए वो बार बार अपनी माँ से सुनैना के बारे में पूछता और बात कराने को भी कहता, पर हर बार निर्मला जी कोई ना कोई बहाना बना देती, और अपनी माँ के हर बहाने को संजू बहुत अच्छे से समझ जाता। बेजान सी हो करके सुनैना अपने कमरे के एक कोने में पड़ी थी। अपनी जिंदगी की उलझनों में सुनैना इतनी उलझ गई थी कि वो अपनी बेटी सनाया को तो भूल सी ही गई थी। पर दादी ने सुनैना की बहुत मदद की, और उन्होंने जब से सनाया को अपने पास बुलाया था वो तब से सनाया का ध्यान खुद रखती थी। वो सुनैना को ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने सनाया को संभाल लिया था, जो शायद सुनैना के लिए भी बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि सुनैना जिस हालत में थी वो खुद को तो संभाल नहीं पा रही थी, तो अपनी बच्ची को कैसे संभालती। अगला दिन हुआ, और फिर अगले दिन के साथ सुनैना का अबार्सन भी हो गया, और बेजान सी सुनैना एक बार फिर अपने कमरे के बिस्तर में पागलों की तरह पड़ी हुई थी।
और तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। पर सुनैना ने पलट करके नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि ये संतोष के सिवा और कोई नहीं होगा जिसने मेरी जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तभी सुनैना के सिर पर किसी ने बहुत ही प्यार से हाथ फेरा और कहा, कैसी हो मेरी नैना। और जैसे ही सुनैना ने ये सुना, उसमें पता नहीं कहां से एकदम से ताकत आ गई और वो उठ करके बैठ गई। और उसने जब अपने सामने संजू को देखा तो वो बिना कुछ सोचे समझे संजू से गले लग करके जोर जोर से रोने लगी। जैसे एक छोटी सी बच्ची को जब अंधेरे में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और अचानक ही उसके सामने उसका कोई अपना आ जाए तो वो रो रो करके अपनी तकलीफ और अपना दर्द बयां करती है, ठीक वैसे ही संजू से लग करके सुनैना अपने दर्द को जता रही थी। अपनी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नैना को ये हालत देख करके संजू को पहले तो बहुत गुस्सा आया खुद सुनैना पर, लेकिन सुनैना अभी इस हालत में नहीं थी कि संजू उसे कुछ भी कह सके। इसलिए उसने बस सुनैना के आंसू पोंछे और उसके मुंह के सामने खाने का एक निवाला लिया। ये देख करके सुनैना को इतना अच्छा लगा जैसे सुनैना के पास आज पूरी दुनिया की खुशी आ गई हो। और वो बिना कुछ बोले संजू के हाथों से एक छोटी बच्ची की तरह खाना खाने लगी। जब सुनैना ने अपने आप को संभाला तब संजू ने उसकी पूरी बात सुनी और जो कुछ भी संजू के जाने के बाद सुनैना के साथ हुआ वो सुन करके संजू को अपने भाई के साथ साथ अपनी माँ से भी नफरत होने लगी। संजू जानता था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुनैना अभी तक चुप है, इसका मतलब वो अभी तक अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहती। और जब वो ही अपनी मदद नहीं करना चाहती तो फिर मैं तो क्या खुद भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। इसलिए संजू ने सुनैना से बस इतना ही पूछा कि तुम चाहती क्या हो मेरी नैना। सुनैना ने कहा कि बस मेरा तलाक रुकवा दो संजू। और फिर एक बार सुनैना के इस जवाब ने संजू को निराश कर दिया। पर संजू सुनैना से प्यार बहुत करता था और इसलिए उसने सुनैना के सिर पर हाथ रख करके कसम खाई और कहा कि मैं तुम्हारी कोख से एक लड़का पैदा करवा के रहूंगा, क्योंकि अगर एक लड़का होने से तुम्हारी जिंदगी में खुशी और सुख आता है तो ये संजू तुमसे आज वादा करता है कि तुम्हें अब लड़का ही होगा। सुनैना भी समझ नहीं पाई कि आखिर संजू करने क्या वाला है, पर उसे संजू पर पूरा यकीन था। संजू के आने की वजह से निर्मला जी थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि वो संजू के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। और जब निर्मला जी शांत हो गई तो फिर संतोष जी भी शांत हो गए और अब यहाँ से रंभा की कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी, जिससे संतोष और सुनैना के तलाक की बात ठंडी पड़ गई। संजू की देखभाल से अब सुनैना ठीक होने लगी थी और अब संजू को सुनैना का ध्यान रखते रखते 11 महीने हो गए थे। और एक दिन फिर संजू ने जो खबर सुनैना को दी, उसके बाद सुनैना तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। और ये खबर संजू ने न सिर्फ सुनैना के सामने रखी बल्कि पूरे घर वालों के सामने बताई कि सुनैना फिर से मां बनने वाली है और इस बार उसके पेट में लड़की नहीं लड़का है, जिसे सुन करके पूरा घर खुशी से झूम उठा सिवाय रंभा के। रंभा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये गजब कैसे हो गया। और ये सुनैना तो बड़ी चालाक निकली, ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है और इसने एक ही घर में रहते हुए किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं होने दी। निर्मला जी के पैरों में तो जैसे किसी ने पंख ही लगा दिया हो। सुनैना भी संजू के पास जा करके उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और उसने जो सुनैना के लिए किया था उसके लिए वो बहुत एहसानमंद थी। सुनैना को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक लड़के को जन्म देने वाली है और अब शायद उसके और संतोष के बीच सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से सुनैना को दूसरा अबार्सन हुआ था तब से संतोष ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और वो हर रोज ही नशे की हालत में घर आता था। हालांकि वो घर आ करके कोई ड्रामा नहीं करता था, वो अपनी लिमिट भर पीता था और नशा तो उसका चढ़ ही जाता था। और रोज की तरह आज भी संतोष ने ड्रिंक कर रखी थी और अब ये खबर सिर्फ संतोष को बताना ही बाकी था। क्या ये खबर सुन करके संतोष के व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा?
क्या एक लड़का हो जाने से एक औरत की जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? सुनैना इस खबर से बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी की सारी समस्या, सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसकी इतने दिनों की तपस्या अब रंग लाएगी। पर जिस घर की नींव ही कमजोर हो, वो घर कब तक भला खड़ा रह पाएगा? रंभा को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर सुनैना लड़का कैसे पैदा कर सकती है, और उसे अब ये सुनैना की चाल लग रही थी। और उसे लग रहा था कि संतोष से तलाक ना लेने के चक्कर में सुनैना ने अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया है। और यही बात वो जा करके निर्मला जी से बोल आई, और ऐसे बोली कि निर्मला जी को भी अब सुनैना पर शक होने लगा। और वो गुस्से से सुनैना के पास गई और उससे पूछताछ करने लगी। तभी संजू ने आकर के सुनैना की प्रेग्नेंट होने की और फिर दूसरा की उसके पेट में लड़का ही है की रिपोर्ट दिखाई। ये देख करके निर्मला जी को तो बड़ी शांति मिली, पर रंभा समझ गई कि इन सब के पीछे संजू का हाथ है, और संजू ने ही इस सुनैना को इतनी अकल दी होगी कि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात हम सबसे छिपाए, वरना इस सुनैना में इतनी अकल कहाँ है। और इसी संजू ने अपनी किसी पहचान वाली डॉक्टर से सुनैना के पेट में क्या है इसका पता लगवाया होगा। ये संजू तो बहुत ऊंची चीज है, हर वक्त सुनैना की परछाई बन करके उसका साथ देता रहता है। अच्छा है कि ये सुनैना का पति ना हुआ, वरना सुनैना की तरफ ये तो किसी को आंख उठा करके भी नहीं देखने देता। अब सुनैना के साथ संजू था और संजू निर्मला जी का लाडला था, तो फिर रंभा भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। पर उसे अब सुनैना के बच्चे पर शक था कि कहीं ये संजू का तो नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई उस सब में ही सुनैना पेट से तो थी, पर वो दोनों ही लड़के थे। और अब सुनैना के पेट में लड़का है, मतलब तो ये भी हो सकता है कि सुनैना लड़का पैदा करने में सक्षम है, पर संतोष नहीं। और संजू ने तो कहीं नहीं मौके का फायदा उठा लिया हो। रंभा अब अपनी दूसरी चाल के लिए पूरी तरह से रेडी थे, बस अब वो सही वक्त का इंतजार करने लगी। इधर सुनैना बहुत ही खुशी से संतोष के पास गई, जो दारू के नशे में धुत था। सुनैना संतोष से थोड़ा दूर पर थोड़ा पास जा करके खड़ी हो गई और उसने संतोष से कहा कि मैं माँ और आप एक लड़के के पिता बनने वाले हैं। संतोष ने सुनैना की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, तो सुनैना को लगा कि शायद संतोष ने नशे में होने के कारण उसकी बात अच्छे से सुनी नहीं। और फिर सुनैना थोड़ी और पास गई संतोष के और कहा कि मेरे पेट में इस घर का वारिस है। अब संतोष का दिमाग खराब हो गया और उसने बिना सोचे समझे सुनैना को जोर से धक्का दे दिया और सुनैना दीवार से जा करके टकरा गई और उसके माथे में हल्की सी चोट आ गई। सुनैना संतोष से उसके इस बर्ताव की वजह पूछती कि तभी संतोष ने सुनैना के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि तू कभी भी मुझे बेटे का सुख नहीं दे सकती, तू मुझ पर और मेरी जिंदगी पर बोझ है, और अगर तू सच में बेटा पैदा भी करना चाहती है तो मुझे अब ना तुझसे और ना ही तेरे इस बच्चे से कोई मतलब है। तू ना तो एक अच्छी पत्नी है और ना ही एक अच्छी बहू और ना ही एक अच्छी माँ। और फिर नशे की हालत में संतोष सो गया। अब ये सब संतोष के नशे की हालत में कहा था या फिर हकीकत में, ये तो अब संतोष ही जानता था। पर सुनैना तो ये सुन करके हैरान रह गई। संतोष के चिल्लाने की आवाज सुन करके संजू बहुत घबरा गया कि कहीं संतोष ने सुनैना पर हाथ ना उठा दिया हो, और वो भाग करके सुनैना के कमरे की तरफ गया, जहां एक कोने में खड़ी सुनैना चुपचाप बस संतोष को ही देखे जा रही थी। संजू ने जैसे ही सुनैना के माथे पर चोट देखी तो वो तुरंत ही संतोष को मारने के लिए जाने लगा, पर सुनैना ने उसका हाथ पकड़ा और उसको जबरदस्ती अपने साथ कमरे के बाहर ले आई। संजू को सुनैना को ये बार बार संतोष से जलील होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस सुनैना से प्यार करता था, इसलिए सुनैना के गलत होने पर भी वो उसका साथ देता था। पर अब तो सब कुछ संतोष के मन का था। अब तो सुनैना उसे एक बेटे का सुख देने जा रही थी, फिर भी संतोष ने ऐसा क्यों किया सुनैना के साथ? यही सवाल बार बार अब संजू सुनैना से करने लगा।
सुनैना को भी संतोष का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया और वो चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गई। तब संजू ने सुनैना को बहुत प्यार से समझाया कि मेरी नैना, तुम शुरू से लेकर के आज तक गलत थी और इसी वजह से तुमने आज तक जो भी किया, चाहे वह बहुत ही परिश्रम या फिर बहुत खुशी से किया हो, पर जो रास्ता ही गलत हो उसका परिणाम कैसे सही हो सकता है। और यही वजह है कि आज तुम एक बेटे को जन्म दे करके भी अपने पति से सिर्फ जलील और दुख ही पा रही हो, क्योंकि एक सच्चे हम सफर के लिए कोई शर्त या सौदा नहीं होता। रिश्ते में होता है तो बस प्यार और साथ, जो कि एक बेटे या बेटी होने से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है, और वो भी पैसे से नहीं, अपना वक्त और सम्मान दे करके। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए नहीं मानता कि तुम सुंदर नहीं हो या फिर एक बेटे की मां नहीं थी? नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए नहीं मानता तुम्हें क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था। और जब वो चार लोगों के बीच खड़े होकर के तुम्हारी तारीफ और खुद की बुराई सुनता था तो वो सहन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके अंदर पुरुष प्रधान समाज की बातें भरी हुई हैं, भरा पड़ा है उसके अंदर। तो वो है उसका अहम घमंड, जो उसे तुमसे नीचे नहीं गिरने देना चाहता। इसलिए वो हर बार तुम्हें नीचे गिरा देता है कि वो तुमसे ऊपर उठ सके, और तुम इसे उसकी कमजोरी और खुद की ताकत समझ करके नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी और उसकी ताकत समझ करके घुटने टेक देती हो। अब फैसला तुम्हारा है सुनैना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे अलावा और किसी का भी इसमें कोई हक नहीं है कि वो तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ले और बदले में तुम्हें गम दे दे। और फिर संजू सुनैना को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ करके वहां से चला गया। सुनैना अब एक और बच्चे की मां बनने जा रही थी, और एक बार फिर उसने अपने पत्नी धर्म से पहले अपने मां के कर्तव्य को निभाना जरूरी समझा, और वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल में लग गई। और साथ में ही संजू भी अब सुनैना के साथ था, और वो भी अब सुनैना का ध्यान खुद रखता था। जो काम संतोष को करना था वो अब संजू कर रहा था। सुनैना को सुबह सुबह वॉक पर ले जाना, कोई भी भारी काम ना करने देना, वक्त पर दवाई और खाना, और साथ ही सनाया का भी ध्यान रखना, और बाकी का ध्यान दादी रख लेती थी। दादी संजू और सुनैना के इस लगाव को बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो सुनैना को बहुत अच्छे से जानती थी कि जो लड़की इतनी काबिल हो करके भी अपने एक दरिंदे पति के अत्याचार को सहती रही, वो कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघेगी। वो बहू बनेगी, बेशर्म बहू नहीं। सुनैना के देखभाल और उसका साथ देने के साथ संजू ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और वो अपने ही शहर में अपनी काबिलियत से कम पैसे पर जॉब कर रहा था, जिससे एक बार फिर उसके दूर जाने से दोबारा से सुनैना के साथ वो सब ना हो जो आखिरी बार हुआ था। अब सुनैना का ध्यान खुद संजू रख रहा था, तो रंभा की कोई चाल काम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि संजू की जगह अगर कोई और लड़का होता तो पूरा घर सुनैना के आंचल को दाग से भर देता। पर यहाँ पर बात संजू की है, इसलिए रीतू के सबूत दिखाने के बाद भी किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि सब जानते हैं कि निर्मला जी अपने संजू के खिलाफ बोलने वाले को ही धक्के मार के निकाल देंगी। और इसी वजह से रंभा भी अब सुनैना के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही थी, और बहुत जल्द रंभा ने इसका भी सलूशन निकाल लिया। अब क्योंकि संजू निर्मला जी का लाडला था, संतोष का नहीं, और इसलिए रंभा ने धीरे धीरे संतोष के मन में संजू और सुनैना के रिश्ते के शक का बीज संतोष के मन में डाल दिया। पहले तो संतोष ने रंभा की बात पर यकीन नहीं किया, पर जब उसने कई बार संजू को सुनैना का ध्यान रखते देखा तो वो भी रंभा की बात का यकीन करने लगा। और अब काम से लौट करके घर आने के बाद वो संजू और सुनैना की हरकतों पर नजर रखता, और धीरे धीरे संतोष को भी शक हो गया कि संजू और सुनैना का चक्कर चल रहा है, और ये बच्चा भी हो ना हो संजू का ही है। रंभा ने संतोष के मन में शक का जो बीज बोया था वो संजू के चरित्र का नहीं बल्कि सुनैना के चरित्र के खिलाफ बोया था, और हर बार वो यही दिखाते थे कि कैसे भोले भाले संजू को सुनैना ने अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है। और संतोष तो पहले से ही सुनैना से
चिढ़ता था तो उसने रंभा की ये बात मान भी ली। वक्त बीतता गया और कुछ महीनों में सुनैना के डिलीवरी का भी समय आ चुका था और संतोष अभी भी वैसा का वैसा ही था और निर्मला जी भी अब कुछ हद तक रंभा की बातों में आ चुकी थी, क्योंकि रंभा ने कुछ भी संजू के खिलाफ नहीं बल्कि सुनैना के खिलाफ कहा था, जो किसी भी सास के लिए बहुत आसान था अपना लेना। देखते ही देखते सुनैना को एक दिन रात में अचानक से दर्द शुरू हो गया और उसने दर्द में चीखना शुरू किया। सुनैना की दर्द भरी चीख सुन करके भी संतोष ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो तो नशे में था। इसलिए सुनैना ने भी तुरंत संतोष के फोन से संजू को कॉल करके अपने कमरे में आने को कहा और फिर धीरे धीरे हिम्मत करके सुनैना ने अपने रूम का दरवाजा खोला और दर्द की वजह से वहीं गिर पड़ी। और फिर संजू ने जब देखा कि सुनैना की ये हालत है तो उसने संजू की ये हालत तो हमारे संजू जी अपनी नैना के लिए एक बार फिर सुपर हीरो बन करके उसे गोद में उठाया और घर से कार की चाबी ली और बिना किसी को बताए अपनी नैना को अपने डॉक्टर दोस्त के यहाँ एडमिट करा दिया और कुछ ही घंटों में सुनैना को बेटा भी हो गया। लेकिन इस बीच संजू ने घर में फोन करके अपनी माँ को ये बात बता दी थी और निर्मला जी ने पूरे घर को, और अब तो संतोष को भी नशा उतर चुका था। और रंभा ने इस मौके का भी जम करके फायदा उठाया और आग में पेट्रोल का काम करते हुए बोली कि हमारा संजू भी कितना भोला है जो इस मीठी छुरी की बात में आ जाता है। अब देवरानी जी के बगल में ही तो संतोष भैया सोते हैं, तो उसने उन्हें ना उठा करके अपने कमरे में इतनी दूर संजू को बुलाया अपनी मदद के लिए। और फिर ये भी तो सोचो कि वो संजू के रूम तक गई होगी तो क्या हमारे रूम तक आ करके हमें नहीं बता सकते थे, पर नहीं, उसे तो संजू भैया का बस फायदा उठाना है और ले गई अपने साथ। ये सुन करके अब संतोष का तो खून खौल गया और निर्मला जी भी बहुत गुस्से में थे, पर घर के वारिस की बात थी इसलिए निर्मला जी ने मन को थोड़ा शांत किया और रंभा के साथ अस्पताल जाने का निर्णय लिया। पर रंभा ने अस्पताल जाने से मना कर दिया, ये कह करके कि यहाँ भी कोई काम के लिए होना चाहिए, पर इसमें भी रंभा की चाल की गंध आ रही थी। फिर 3 दिन के बाद सुनैना को अस्पताल से घर लाया गया और घर को खुद संजू ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया था और सुनैना का वेलकम भी बहुत शानदार तरीके से किया। ये सब देख करके रंभा ने फिर से संतोष के कान भरे कि देख रहे हैं भाई साहब, औलाद आपकी है और पत्नी भी आपकी है, पर खुशी तो संजू देवर जी को हो रही है, और वो भी इतना कि जैसे ये औलाद उन्हीं की हो, वरना बाप की जगह कौन लेना चाहता है। बस फिर संतोष तो वहां से भी उठ करके चला गया और सुनैना ये सब संतोष का बर्ताव दूर से ही देखती रही। उसे अब यकीन हो चुका था कि संजू की बातें गलत नहीं थी। संतोष बेटा या बेटी होने से नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो इंसान ही बदला हुआ है और वो पहले से ही बदला हुआ है, वो भला और कितना बदलेगा। पर सुनैना के लिए अपने औलाद की खुशी ज़्यादा जरूरी थी और उससे भी ज़्यादा जरूरी संजू की खुशी थी, क्योंकि संजू आज सच में बहुत खुश था और उसे खुश देख करके हमारी सुनैना बहुत खुश थी और हमारी सुनैना को देख करके बेशर्म बहू के देखने वाले भी बहुत खुश हैं। सुनैना के घर आने के बाद संजू की जिम्मेदारी भी और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसे सनाया, सुनैना और अब सुनैना के नए मेहमान का भी तो ध्यान रखना था। अभी तक सुनैना ने अपने नए बच्चे का नाम भी नहीं सोचा था और उसने ये काम भी संजू पर छोड़ रखा था। और एक दिन जब संजू और सुनैना आपस में बच्चे के नाम रखने की बात कर रहे थे तो रंभा ने चोरी से उनकी बातें सुन ली थी और इस बात का फायदा उठा करके उसने ये बात सीधे जा करके संतोष को बता दी। साथ ही उसके कान भी भर दिए कि अब तो साफ है भाई साहब कि ये बच्चा संजू का ही है, वरना नामकरण का अधिकार तो आपका है, इसलिए बच्चे का नाम आपको ही रखना चाहिए, ना कि संजू को। सनाया भी अब बड़ी हो चुकी थी, वो भी अब सारा दिन संजू के साथ खेलती कूदती, या फिर ऐसा कहें कि वो संजू को अपनी दुनिया का पिता ही मानती थी। क्योंकि जब सुनैना गुस्सा करके सनाया को 1-2 चटका देती तो सनाया सुनैना की शिकायत करने संजू के पास जाती, जबकि संतोष वहीं बैठा रहता और ये सब देख करके संतोष का और भी ज्यादा खून खौलता।
सुनैना के बेटे को अब 1 महीने पूरे हो गए थे और घर में दादी और सभी ने भी उसके नामकरण की बात छेड़ दी, जिससे निर्मला जी ने भी अपनी सहमति दे दी और फिर तय हुई तारीख पर सुनैना के बच्चे के नामकरण का फंक्शन रखा गया। सुबह से संजू फंक्शन की तैयारियों में उलझा हुआ था। उसने सुनैना के लिए एक साड़ी भी लाई थी जो चुपचाप उसने सुनैना को जा करके दे दी थी और ये भी कहा था कि अगर तुम्हारा मन हो और ये हमारे रिश्ते की सीमा में आता हो तो ही तुम पहनना, वरना नहीं, और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। सुनैना संजू जैसे इंसान का साथ पा करके धन्य हो गई थी कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से कम इंसान होते हैं, खास करके मर्द, जो बिना किसी चाह के एक औरत के लिए सब कुछ करते रहते हैं। वो सही हो या गलत, फिर भी हर हालातों से उसका साथ देते हैं। अगर उनकी कुछ इच्छा भी हो तो भी वो कभी उस औरत में नहीं थोपते, बल्कि ऑप्शन दे करके बात को खत्म कर देते हैं कि ऐसा चाहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा ही संजू था जो अपनी पसंद की साड़ी ला करके भी सुनैना से एक बार भी उसे पहनने की जिद ना करके उसकी मर्जी पर दे करके चला गया। संजू ने जितना कुछ भी किया था सुनैना के लिए, अगर सुनैना संजू की एक क्या ऐसी हजारों बात भी मानती तो भी वो कभी उसका एहसान नहीं चुका पाती, क्योंकि सुनैना जिसे एहसान के रूप में देख रही थी वो संजू का प्यार था। और चुकाए एहसान जाते हैं, प्यार तो बस निभाए जा सकते हैं, जो संजू ने तो निभाया था। अब बारी सुनैना की भी आने वाली थी। शाम का वक्त हो चुका था और घर पर सारे मेहमान भी आ चुके थे। संतोष भी नीचे कुर्सी में बैठ करके ये सब तमाशा देख रहा था। सारे मेहमान और साथ ही संजू अब सब सुनैना के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी ही देर में लाल गहरे रंग की साड़ी में खुले लंबे काले बाल, मोटे मोटे ओंठों से लाल गहरी लिपस्टिक, बिंदी, झुमके और बड़ी बड़ी आंखों में काजल। सुनैना को देख करके ऐसा लग रहा था कि आज सच में आसमान का चांद धरती पर उतर आया हो और संजू चकोर की तरह टकटकी लगा करके बस अपनी नैना को देखे जा रहा हो। और जब संजू ऐसे सुनैना को निहार रहा तब रंभा जी संतोष जी को संजू और सुनैना की तरफ इशारे कर रही थी और संतोष जी का खून खौले जा रहा था। फिर सुनैना नीचे आई और पूजा के लिए बैठ गई और फिर निर्मला जी के कहने से संतोष भी सुनैना के बगल में बैठ गया, पर सामने तो संजू ही बैठा था और गोद में सनाया। पंडित जी ने पूछा चालू कर दें, पर पूरे टाइम सुनैना या तो अपने बच्चे की तरफ देखती और सबसे नजरें चुरा करके संजू की तरफ देखती। यही हाल संजू का था कि वो लाख ना चाहते हुए भी सबके सामने से नजर चुरा करके एक एक सेकंड के लिए ही पर सुनैना की खूबसूरती को निहारे जा रहा था और बगल में बैठा संतोष ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर में पूजा हुई और पंडित जी ने बच्चे का नाम पूछा, जिस पर संजू ने झट से बोल दिया कि शिवांश नाम होगा इसका। और जैसे ही मंत्र उच्चारण करके पंडित जी ने विधि शुरू की, वैसे ही संतोष ने पंडित जी को बीच में ही रोक करके कहा कि नहीं, इसका नाम समर्थ होगा। और ये सुन करके सुनैना, संजू, दादी निर्मला जी, शिवानी, अखिल, रंभा और संतोष के पिता साथ ही सारे मेहमान हैरान हो गए कि अचानक से संतोष को क्या हो गया, इसने अचानक से नाम क्यों बदलने को कहा। संजू की बात अब संतोष ने काटी थी, जो कि बच्चे का पिता था, तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा और सुनैना ने भी सिर नीचे कर लिया और संजू कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उस बच्चे का बाप तो संतोष था, तो संजू का कोई हक ही नहीं था। पर अभी भी इस घर में एक इंसान ऐसा था जो जब भी गलत होता था तो उसके लिए आवाज उठाता था, और वो थी दादी। दादी ने तुरंत संतोष की बात को काटते हुए कहा कि पंडित जी, मेरे पोते का नाम शिवांश ही होगा, सामर्थ नहीं। ये सुन करके संतोष से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि दादी, आप बीच में मत पड़िए, ये बाप बेटे के बीच की बात है, आप दूर रहें तो ही अच्छा है। दादी ने कहा कि बाप बेटे का रिश्ता ये तुझे आज समझ में आया, जब तेरे बेटे का नामकरण कोई और कर रहा है, और तब ये रिश्ता कहाँ था, या फिर ये बाप कहाँ था जब सुनैना के पेट में ये बेटा पल रहा था।
तब इस बाप को अपने बेटे की याद नहीं आई। और तब कहाँ था ये बाप जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ रहा था और अपनी आवाजों से रो रो करके अपने बाप को ढूंढ रहा था। तब तो ये बाप का पता ही नहीं था। और आज जब तेरे हिस्से की सारी जिम्मेदारी किसी और ने पूरी की तो परसी हुई थाली तू खाने चला आया। अरे संतोष, मुझे तो लगा था कि तू सिर्फ बेटा ही नालायक है। अरे तू तो एक बेटे के साथ साथ ना एक पति अच्छा निकला और ना ही एक बाप। शर्म आनी चाहिए तुझे एक बेशर्म पति होने पर और एक बेशर्म पिता होने पर। संतोष दादी की बात सुनता रहा और अचानक ही बीच में बोल पड़ा कि क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे की देखभाल किसने की, मैंने या किसी और ने। अरे उसमें खून मेरा है तो औलाद तो मेरी ही हुई ना। दादी ने कहा कि औलाद शब्द तो तू इस्तेमाल भी मत करना संतोष, क्योंकि औलाद बेटा और बेटी दोनों के लिए होती है, ना कि सिर्फ बेटे के लिए। और तुझे कोई बाप बनने की खुशी नहीं है, वरना तू अपनी मासूम सी बच्ची को कभी अपनाने से इनकार नहीं करता। तुझे तो एक बेटे के बाप होने का घमंड है, इसलिए तूने आज कदम बढ़ाया है। संतोष ने कहा कि ऐसे बेटे के बाप होने से अच्छा है कि मैं कभी बाप ही ना बनता। और फिर उसने बच्चे को हाथ से गिराने की कोशिश की, पर सामने खड़ी सुनैना ने अपने बच्चे को गिरने से बचा लिया और उसे गोद में उठा लिया। ये देख करके संजू को अब खुद पर काबू नहीं रहा और उसने जोर से संतोष को चिल्लाते हुए कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी पर्सनल लड़ाई को आप एक बच्चे की जान से तौल रहे हैं। संतोष ने कहा कि ओह, तो तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ गई है। हाँ, आएगी भी क्यों नहीं, आखिर इस बच्चे का बाप भी तो तू ही है। ये सुन करके पूरा घर सदमे में आ गया। दादी, संजू, निर्मला जी, संतोष के पिता, संतोष का बड़ा भाई अखिल, रंभा को तो यकीन ही नहीं था कि संतोष ऐसा भी कुछ कह सकता है। यहाँ तक कि सुनैना ने भी तो अपने पलकें उठा करके इस बात के लिए संतोष को देखा तक नहीं। और घमंडी संतोष ने सुनैना पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने सबके सामने कहा कि ये औरत जो एक लड़की की माँ है, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी बेटी इससे क्या सीखेगी। यह आवारा गर्दी, इधर उधर मुंह मारना, चंद सुखों के लिए किसी और के साथ बिस्तर पर सो जाना, और वो भी कोई नहीं अपने पति के सगे छोटे भाई के साथ अपने जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए। अरे मुझे तो इस औरत पर पहले से ही शक था कि ये गिरी हुई औरत है, तभी ये अपने पति को खुश नहीं रख पाई। पर मेरा ईमान इसकी तरह इतना कमजोर नहीं था जो पराई स्त्री को देख करके बहक जाता। अरे इसमें संतुष्टि ना होने पर भी मैंने अपना चरित्र को पवित्र रखा, और इसने क्या किया, मेरे ही पीठ पीछे मेरे भाई के साथ मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पर सोती रही, और इस नाजायज संबंध की नाजायज औलाद को भी मेरा नाम दे दिया। बेशर्म कहीं के, थोड़ा तो शर्म किया होता, अपना ना सही कम से कम इस खानदान की बहू होने का कर लेती। अब तो तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेशर्म बहू बन करके रह गई है। आज से ये समाज और ये घर तुझे बेशर्म बहू के नाम से जानेगा। तेरी पहचान अब यही है, एक बेशर्म बहू की। दादी ने कहा कि क्या सबूत है तेरे पास कि ये तेरा खून नहीं बल्कि संजू की औलाद है? संतोष ने लंबी सांस लेते हुए अपने सीना को चौड़ा करते हुए बोला कि मुझे पता है कि इस औरत के बेशर्म होने का सबूत आप सब मांगेंगी मुझसे, इसलिए मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया था और बस अभी इसकी रिपोर्ट आ ही जाती होगी। मैं अभी अपने बाहर खड़े आदमी को बुला करके वो रिपोर्ट सबके सामने दिखाता हूँ। और फिर तुरंत ही संतोष ने एक नंबर पर कॉल करके एक लड़के को अंदर बुलाया और उससे रिपोर्ट ले ली। संतोष पहले से ही पूरी तैयारी में था, शायद तभी वो चुपचाप बैठा हुआ था। और उसने जब सबके सामने वो रिपोर्ट खोल करके खुद पहली बार जोर से पढ़ी तो वो खुद हैरान रह गया।
उस रिपोर्ट में संतोष और सुनैना के बेटे का डीएनए एक दूसरे से मैच कर रहा था और रिपोर्ट साफ साफ सबूत दे रही थी कि सुनैना के चरित्र में कोई दाग नहीं है और वो आज भी पवित्र है। संतोष ने जब ये पढ़ा तो वो रिपोर्ट उसके हाथ से संजू ने छीन ली और फिर संजू से सुनैना ने। संतोष को अब एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे एक बार रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए था, पर उसने सोचा कि मेरी इस गलती से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरे दाग लगाने से इसके चरित्र पर उंगली तो उठ ही जाएगी और मैं तो एक मर्द हूँ, मेरा क्या जाएगा। दादी ने तब कहा कि क्या लिखा है रिपोर्ट में, इंग्लिश में नहीं हिंदी में बता मुझे। पहले तो संतोष ने बताने में आनाकानी की, फिर उसे भी लगा कि क्या फर्क पड़ता है और उसने कहा कि रिपोर्ट में यही है कि वो मेरी ही औलाद है। पर अच्छा ही हुआ ना, मेरा एक छोटा सा ही तो शक था इसके ऊपर, वो भी दूर हो गया और ये सबक इस औरत के लिए ही अच्छा है। कम से कम ये कभी ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं और अब इस संजू से भी दूर रहेगी। संजू बस सुनैना की तरफ एकटक देखे जा रहा था और मन में बार बार सुनैना से यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा था कि सुनैना, इस बार नहीं, इस बार तुम अपने लिए ना सही पर मेरे लिए तो बोलो, वरना तुम्हें बेशर्म बहू का खिताब मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये बदनामी का खिताब तुम्हें पूरी उम्र और फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्ची को सारी उम्र झेलना होगा। तभी संतोष ने कहा कि पंडित जी, मेरा काम तो हो गया है, तो अब आप इस बेटे का नाम शिवांश रखो या फिर कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी ने संतोष को घूरते हुए कहा कि तुमको पता भी है कि आपने सिर्फ एक बेबुनियाद शक के लिए क्या तमाशा कर दिया है। एक मासूम बच्चे के शुभ मुहूर्त को भी तुमको ख्याल नहीं रहा, जबकि ये बच्चा तुम्हारा ही निकला और जिसे तुम बार बार बेशर्म कह रहे हो वो तुम्हारे ही घर की और तुम्हारी ही इज्जत है, जिसे तुम चाहे तो सरेआम उछाल दो या सबकी नजरों से गिरने से बचा लो। संतोष ने कहा कि पंडित जी, आपको पैसे मिले हैं ना पूरे, तो आप अपना काम करिए, मैं एक वकील हूँ, शक करना और इंसाफ दिलाना मेरा काम है। और फिर संतोष वहां से जाने लगा और तभी संतोष को पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा और जब संतोष ने पलट करके देखा तो संतोष को जब एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने जोर से और बहुत दम लगा करके पकड़ा हुआ है तो उसने सोचा कि संजू ही होगा। इसलिए संतोष ने अपने बड़े भाई होने के घमंड में ताव में आ करके जैसे ही मुड़ करके देखा तो ये संजू नहीं बल्कि सुनैना थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें जो काजल लगाने से कुछ पल पहले ही बेहद खूबसूरत दिख रही थी, उन्हीं आंखों में अब संतोष के लिए गुस्से की ज्वाला जलती हुई दिख रही थी। और गुस्सा तो ऐसे जैसे माँ काली ने खुद ही सुनैना के अंदर वास कर लिया हो। संतोष सुनैना का ये रूप देख करके बहुत घबरा गया और वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी गया, पर उसने सोचा कि ये तो वही डरपोक और कायर सुनैना है जिसे मैंने हरदम लात मारी है और ये चुपचाप सहती रही है। इसलिए उसने सुनैना को बहुत ही ताव में बोला कि सुनैना, यहाँ 4 लोगों के बीच सोच समझ करके कदम उठाना, वरना जो बेइज्जती मैंने आज तक तुम्हारी 4 दीवारी के अंदर की है वो यहाँ भी कर सकता हूँ। और तभी संतोष के चेहरे पर जोर का एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा और संतोष का पूरा घर सन्न रह गया। संतोष ने जैसे ही दोबारा कुछ बोलने की कोशिश की तभी फिर से सुनैना ने संतोष को एक और खींच करके दिया और सुनैना के पहले ही थप्पड़ से संतोष के ओंठ और नाक से खून आ रहा था और संतोष जैसे ही कुछ बोलने को करता सुनैना दोनों हाथ से दोनों गाल पर संतोष को एक के बाद एक थप्पड़ मार रही थी। और ऐसे करते करते सुनैना ने संतोष को 7 से 8 थप्पड़ मारे और इसी बीच एक बार संतोष ने सुनैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सुनैना ने अपने पैर से संतोष के पेट में वार किया और संतोष दूर जा गिरा। ये देख करके पूरा घर, सारे मेहमान, संतोष की मां निर्मला जी, उनके पति रंभा को तो लगा कि कभी ना बोलने वाली सुनैना आज अपने पति से सिर्फ मार पीट से बात करेगी। पूरा घर ही हैरानी से सुनैना को मारते और संतोष को पीटते देख रहा था। और सुनैना के परिवार में तो वैसे भी जब भी कोई किसी को थप्पड़ मारता था तो सब
खड़े तमाशा ही देखते थे और चुप हो करके देखते थे। और आज संतोष के साथ भी वही हो रहा था। संतोष समझ चुका था कि अब सुनैना उससे डरने वाली नहीं है और अब शायद सुनैना अपने इतने सालों का बदला आज ही निकाल लेगी। अब संतोष भी था तो मर्द, इसलिए सबके सामने बेइज्जत होने पर उसका पुरुषत्व को ठेस पहुंची और वो गुस्से से खड़ा हुआ और सुनैना का हाथ पकड़ करके बोला कि बस कर, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक चीज की हद होती है और तू है कि मना करने के बाद भी लगी हुई है। सुनैना ने हंसते हुए कहा कि अब समझ में आया तुझे, मूर्ख, कि ना करने के बाद भी अगर कोई काम जबरदस्ती करे तो कैसे पलट करके मुंह तोड़ने का मन करता है। अरे मेरी शादी के पहले दिन से तुझे ना कर रही हूं मैं, पर तू नामर्द कहीं का, तुझसे कभी कोई काम तो हुआ नहीं और एक काम पूरी जिंदगी में किया मेरे साथ, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हुआ। अरे पत्नी हूँ तेरी, कोई खेलने वाली गुड़िया नहीं जो बेजान सी तेरे साथ बिस्तर पर पड़ी रहूं। मेरी भी भावनाएं, मेरी भी इच्छा है और सुन, मेरा भी अधिकार उतना ही है जितना कि तेरा है। पर तू क्या बोल रहा है कि मैंने तुझे संतुष्ट नहीं किया? सच तो ये है कि तुझे खुद अपनी पत्नी को खुश करने नहीं आता। जिंदगी का सबसे जरूरी काम भी तुझे इतना बड़ा हो करके भी करना ना आया और मुझसे कहता है कि मैंने संतुष्ट नहीं। अरे जो आदमी अपने अहम में अपनी पत्नी का एक नहीं कई बार बलात्कार कर दे, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पैदा होने वाले बच्चों की जान ले ले, वो पति तो क्या इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। तुझे लग रहा होगा कि ना, आज भरे समाज में मैंने दूसरी बार तेरी बेइज्जती क्यों की? तो सुन, तूने मेरे साथ जो जो किया है मैं चुपचाप सह गई, जो कहा कहा वो सहती गई, पर तूने इस बार कीचड़ मुझ पर नहीं, मेरी पैदा हुई औलाद पर लगाया है, जिसका अभी तक नामकरण तक नहीं हो पाया। तूने उसे नाजायज औलाद कहा और इसके लिए तो आज ये सुनैना तो तेरा खून भी पी जाएगी। संतोष, तुझे तो ये बात मेरे पहले थप्पड़ में ही समझ जानी चाहिए थी, जब तूने सनाया के साथ किया था, कि मैं पत्नी गौरी रूप में हो सकती हूँ, पर मैं एक काली माँ के रूप में जो भी मेरी औलाद पर आंख उठा करके देखेगा, मैं उसकी आंख निकाल करके रख दूंगी। और तू क्या, कौन है तू और किस बात का घमंड है तुझे एक मर्द होने का? अरे अरे तू तो पूरा ही पूरा मर्द भी नहीं है। ये सुन करके संतोष के साथ साथ उसका पूरा घर और सारे मेहमान घूर घूर करके संतोष की तरफ देखने लगे। तब सुनैना ने कहा कि ऐसे घूर करके इस नामर्द को देखने की जरूरत नहीं है। एक मर्द में सिर्फ उसकी ताकत ही उसे एक मर्द नहीं बनाती, बल्कि उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसे एक संपूर्ण मर्द बनाती हैं। जैसे उसमें हर एक औरत की इज्जत करने की कला, अपनी पत्नी को प्यार करने की कला, उसे समझने की, उसके दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी रखने की कला, जब वो परेशान हो तो उसके पास बैठ करके 2 पल उसकी परेशानी सुनने की कला, जब वो बीमार हो तो उसके सिर पर हाथ रखने की कला, जब वो नाराज हो तो उसे मनाने की कला, जब उस लड़की का पूरा ससुराल उसके खिलाफ हो तब उस आदमी का अपनी पत्नी के साथ खड़े हो करके उसका हाथ पकड़ने की कला, और सबसे ज्यादा तो अपनी पत्नी का अपना मानने की कला। ये सब जब किसी आदमी के अंदर होते हैं ना, तब वो मर्द होता है, और सिर्फ मर्द ही नहीं। और फिर सुनैना ने संजू की तरफ देख करके ये बात कही, बाकी एक अच्छा जीवन साथी और एक अच्छा इंसान भी होता है, और शायद ऐसे ही मर्द को हमारे समाज में पति परमेश्वर कहा जाता है, ना कि ऐसे। और फिर सुनैना ने संतोष की तरफ घूर करके देखते हुए कहा, जिसके शकल ना सूरत और कर्म तो राक्षस जैसे। सुनैना का पलटवार अभी जारी है, लेकर के शांत नहीं हुआ था। सुनैना ने फिर संतोष को गुस्से से कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम एक मर्द हो, तो हर लड़की बस तुम्हारे पैसे देख करके तुम्हारी जी हुजूरी करेगी। अरे कौन से सन में जी रहे हो तुम? आज की लड़कियां एक आदमी से कई गुना ज्यादा पैसा कमाती हैं, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं इस दुनिया में जो अपने पति को बैठ करके खिलाती हैं अपने पैसे से। अरे मैं भी बहुत पढ़ी लिखी और शादी के पहले मैनेजर के पद से जॉब कर रही थी। चाहती तो जिस बेशर्मी का खिताब तुम मुझे दे रहे हो, वो मैं शादी के पहले अपने पैरों पर खड़े हो करके भी कर सकते थे।
तब मेरे पास कोई बंधन भी नहीं था, पर मैं तब भी अपनी मर्यादा में थी और आज भी अपनी मर्यादा में हूँ। पर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें तो एक औरत को औरत ही समझना नहीं आता, तो तुम उससे प्रेम तो दूर उसकी इज्जत भी क्या करोगे। और अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम एक मर्द हो तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है, तो जरा मेरे बारे में सोचो। मैं एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हूँ, तो मुझे तो तुम में तलाक लेने के बाद कोई भी मिल सकता है। फिर मुझे तो तुमसे ज्यादा घमंड होना चाहिए, पर मैंने ऐसा कभी सोचा तक नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, वो प्यार जो शायद मैंने कभी किसी से नहीं किया, ना शादी के पहले और ना शादी के बाद। अरे मैंने अपने पति में ही अपना परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की, तो क्या गलत किया? चाहती तो आज की पढ़ी लिखी अपने पैरों में खड़ी रहने वाली लड़कियों की तरह तुम्हें अपनी शादी के पहले ही दिन तलाक दे करके यहाँ से चली जाती और तुम्हारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। तब मैं सही मायने में बेशर्म बहू कहलाती, और जब शायद मुझे किसी भी बात का अफसोस भी नहीं होता, क्योंकि जो मैं करती शायद वही मुझे भी सुनने को मिलता, और कोई क्या बोलता मुझे इसकी फिक्र कभी नहीं रही, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसे ही उस दर्द का एहसास होता है। बाकी सब के लिए तो बोलना और ताने देना आसान होता है, पर एक औरत अगर अपने माँ बाप और अपनी पूरी उम्र लेकर के अगर एक पराये घर की बहू बनती है, तो सिर्फ अपने पति पर भरोसा होता है कि वो उसका हर हालत में साथ देगा। अगर वो गलत भी हुई तो उसे उसकी गलती पर अकेले में समझाएगा, पर सबके सामने उसके मान सम्मान में कोई कमी ना हो, इसके लिए वो हरदम उसके साथ खड़ा रहेगा। पर तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं जिस दिन से इस घर की बहू बन करके आई, तो सिर्फ इस घर की बहू ही बन करके रह गई। तुम्हारी पत्नी तो मैं कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि तुमने कभी भी मुझे मेरे पति होने का एहसास ही नहीं होने दिया। ना जाने कैसे होते होंगे जो पति जिनसे औरतें अपना ससुराल हो या मायका हर कहीं का दुख बांट लेती हैं। मैंने तो तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं बांटी। मैंने तुमसे प्यार किया था संतोष, जिसका मतलब शायद तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे, और इस बेवजह के मतलब के लिए मैं इतने दिनों से ये सब सहती रही कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मुझे आ करके अपने सीने से लगा करके एक बार कह दोगे कि सुनैना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इस उम्मीद में मैं तुम्हारे हर दुख हर जुल्म चुपचाप सहती रही, तुम्हारे एक पल के प्यार के लिए। अगर अपने पति का प्यार पाना बेशर्मी है, तो हाँ, मैं हूँ एक बेशर्म पत्नी, एक बेशर्म माँ। लेकिन अगर कोई मुझे बेशर्म माँ कहेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे फिर इसके लिए मुझे उस पति से भी क्यों ना लड़ जाना पड़े, जिसका प्यार पाने के लिए मैं एक बेशर्म बहू तक बन गई। अरे तुम्हारे साथ तो यही सही था कि पहले ही तुम्हें तलाक दे देती, या फिर शादी से बस एक बार पहले तुम्हारी शकल और तुम्हारे अंदर के जानवर से मिल लेती, उसे पहचान लेती, तो शायद आज मैं उस 12 लड़कियों की तरह एक सुखी जीवन बिताती जिन्होंने तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया। पर कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। मेरी किस्मत में तुम्हारे जैसा ही पति लिखा था शायद, इसलिए मुझे इतने दिनों तक ये सब झेलना पड़ा। और अच्छा ही आज तो मैंने हिम्मत की है, शायद मैं तुम्हारी पहली या दूसरी गलती पर तुम्हें वो सजा नहीं देती जो इतना सब कुछ सहने के बाद इतनी हिम्मत करके आज दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे मेरी औलाद के सामने गिराने की कोशिश की है, और इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और क्या कहा तुमने अभी सबके सामने कि मैं तेरे ही सगे छोटे भाई के साथ तेरे ही घर में तेरे ही बिस्तर पर अपना जिस्म ठंडा कर रही थी, तो ये बात कि क्या तूने मुझे ऐसा करते खुद अपनी आंखों से देखा है? तू तो वकील है ना, फिर तो बिना सबूत के तो तू बात करेगा ही नहीं। अपने आप को बहुत बड़ा वकील मानता है, इंसाफ करना जज का नहीं तेरा ही काम है, तो बिना सबूत के तू एक औरत के चरित्र पर इल्जाम लगाएगा? नहीं तो दिखा कहाँ है मेरे चरित्रहीन होने का सबूत, और अगर है तब तो तूने अपनी आंखों से देखा होगा ना ये सब मुझे करते।
तो उस वक्त तेरा पुरुषत्व कहाँ था? जब तेरी पत्नी किसी और की बाहों में थी, तब भी तो तू मर्द रहा होगा ना, कि तब तूने ये सब देख करके चूड़ियां पहन ली थी, जो तू अपनी आंखों से देख करके भी कुछ देख नहीं पाया। शक करना और इल्जाम लगाना बहुत आसान है संतोष, पर हकीकत को देखना बहुत मुश्किल। उससे भी ज्यादा उस हकीकत को स्वीकार कर लेना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए तो बेइज्जत मैं ही बस होंगी? नहीं, अगर किसी की पत्नी और किसी के घर की बहू अगर अपनी मर्यादा को पार करती है, तो उस पति की और उस घर की भी उतनी ही बेइज्जती होती है जितनी कि उस औरत की। तो कभी भी किसी औरत को बेइज्जत करने से पहले 1000 बार सोचना कि जिस पर कीचड़ उछाल रहे हो, तो उस कीचड़ के छींटे तुम तक तो आएंगे ही। फिर सुनैना ने सबके सामने संजू का हाथ पकड़ा और कहा कि तुमने कहा ना कि मैं एक बेशर्म बहू हूँ, तो हाँ, मैं आज सबके सामने ये स्वीकार करती हूँ कि मैं सुनैना, संतोष की पत्नी और इस घर की बहू, अपने पति और इस घर के बड़े बेटे से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संजू से प्यार करती हूँ, जो इस घर का हो ही नहीं सकता। और एक बात तुम भी कान खोल करके सुन लो संतोष, कि तुम तो सीमा लांघ करके भी मुझसे प्यार ना कर सके, और मैंने सीमा में रह करके प्यार कर लिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।